देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। इस प्रोग्राम में मेरे साथ सलमान गनी है, समी इब्राहिम, सईद काजी, कराची की ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं मोहम्मद कामरान। आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि कल अवाम पर एक पेट्रोल बम गिराया गया, जिसके बाद आज ओपोजिशन जमातों ने एहतजाज का फैसला किया है और मुस्लिम लीग नून खास तौर पर कह रही है कि आज कौमी असम्बली के इजलास में इस हवाले से आज एहतजाज किया जाएगा। किस तरह तक ओपोजिशन जमातें एहतजाज में संजीदा होंगी, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही इन कीमतों का बाकी दूसरी अशिया पर किस हद तक असरात इसके रोनुमा होंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कराची में टारगेट किलिंग, जिसने वहां की आवाम का सुकून एक बार फिर से छीन लिया। आखिर ये कौन सी कुव्वतें हैं जो कराची को बदअमनी की आग में झोंकने की साजिश करते हुए नहीं थकती, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम लंदन में भेजी गई PIC की अद्वियात के जो सैंपल से उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये आपको बताएंगे। और साथ ही नेटो ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें पाकिस्तान पर कुछ इल्जामात लगाए गए हैं। किस किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं ये भी आपसे शेयर करेंगे और बहुत सी खबरें आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की अहम खबरें, पाकिस्तान की सियासत और बैन अवी सतह पर क्या हो रहा है, इस हवाले से भी आपको खबरें बता दें। सबसे पहले सलमान गनी साहब, यहाँ पर क्या हो रहा है लाहौर में? शाजिया, पंजाब असम्बली में हंगामा आराई का सिलसिला जारी है और अपोजिशन ने असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेने के अमल को वजीर कानून राना सनाउल्लाह खान की कार्रवाई की माफ़ी से मशरूत किया है और 2 रोज़ उसके लिए इजलास जो है मुलतवी कर दिया गया है। अब इजलास जुमे के रोज़ होगा। और दूसरी तरफ कल रायविंड में नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में 20वीं तरमीम पर अपनी हमायत को हुकूमत के खिलाफ प्रेशर बढ़ाने से मशरूत किया गया है और उन्होंने कहा है कि फैसला जो करेंगे वो अपोजिशन जमातों के मशवरे से करेंगे। और तीसरी बात, जो अद्वियात स्कैंडल है, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर मुआयना टीम की जो रिपोर्ट गई थी उसे मुस्तरद कर दिया। सही, चलिए इस पर भी हम और इसमें एक और इजाफा कर लें, ये पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद गुज़िश्ता रात ही से ट्रांसपोर्टर ने आज खुद किरायों में इजाफा। जी हाँ, किराए में उन्होंने इजाफा किया, इस पर बात करेंगे। जी समी इब्राहिम साहब। एक तरफ तो कसाद बाजारी है, इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक नई डील साइन करने जा रहा है फ्रांस के साथ, जिसके तहत $20 अरब खर्च करेगा इंडिया और अपनी एयरफोर्स के लिए 126 जहाज खरीदेगा, कॉम्बैट फाइटर। इससे क्या खित्ते में सूरत हाल होगी और ये जो एक असले की दौड़ है किस तरह से इम्पैक्ट करेगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या खदशात हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा दूसरी बात करेंगे, ट्राइबल एरिया में 5 मिलियन लोग हैं, यानी 50 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुई, उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर सियासी जलसे हो रहे हैं और लोग उसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कौन से हकूक़ हैं जिनसे फाटा के अवाम महरूम हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और जिक्र करेंगे अमरीकी सदारती इलेक्शन का, क्योंकि फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी की जो प्राइमरी है उसमें मिट रोमनी ने फतह हासिल की है, जिससे अब लग रहा है कि जो मुकाबला है सदर ओबामा का वो रिपब्लिकन उम्मीदवार होंगे उनके सामने, मिट रोमनी। चलिए इस पर बात करेंगे। सईद काजी साहब। मैं बात करूंगा शाजिया, एक ऐसी दहशतगर्दी की जो पानी के एक गिलास से होती है। कितने बच्चे साल में मर जाते हैं गंदा पानी पीने से इस मुल्क में। USAID की रिपोर्ट है और उसमें उसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है और हम कितना एलोकेट करते हैं पैसा इस काम के लिए। और इसमें जो फिगर्स हैं वो इतनी स्टैगरिंग है कि हमें बाकी सारी दहशतगर्दी जो है वो सब ड्यूड लगती है या कम लगती है इसके मुकाबले में। और दूसरी मेरी खबर जो है वो मैं बात करूंगा, ये जो BBC पे एक रिपोर्ट आई है नेटो की, और भी बड़ी रिपोर्ट्स आती रही हैं नेटो के हवाले से। क्या रिपोर्टें आई हैं, क्या क्या इल्ज़ामात उन पे लगे हैं, और फिर तालिबान से जो रिश्तों का हमें ताना दिया जाता है, ये तालिबान को मार्ज वजूद में कैसे लाया गया और आज तक कैसे उनके रिश्ते उनसे कायम हैं और इस रिपोर्ट का मकसद क्या है, मैं इस पर बात करूं। चलिए इस पर हम बात करेंगे। कराची चलते हैं। रेहान हाशमी, कराची में क्या हो रहा है? जी शाजिया, जैसे आपको पता है कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है और कानून नाफिज करने वाले इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले। इसी वजह से अब तक कोई बड़ी टारगेट किलर गिरफ्तार नहीं हुआ। और दूसरी खबर ये है कि शहर में अभी थोड़ी देर बाद चुप ताज़िया निकल रहा है, सख्त सिक्योरिटी में वो रवा दवा है
और तीसरी खबर आपको देंगे, कराची में सुन्नी तहरीक ने आज धमकी दी है शहर में वज़ीर आला हाउस का धरना देने की, उनके भी कोई 14 हैं, उनके जो कातिल हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। और जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है या कोई ड्रामा है, इसके बारे में तफसील से बताएंगे कि क्या हो रहा है कराची में। चलें ठीक है, कामरान के पास चलते हैं इस्लामाबाद में। कामरान, इस्लामाबाद में क्या आज होने वाला है, क्या हो रहा है वहाँ पर? शाजिया, सबसे अहम केस तो सुप्रीम कोर्ट में आज वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन इल्ज़ामात केस की समाअत है और उसमें जो वज़ीर आज़म को तो इस्तिस्ना दे दिया गया था कि वो बेशक चाहें तो ना पेश हों, उनके वकील एतजाज़ एहसन पेश होंगे और वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं उस हवाले से अपने नाज़रीन को बताएंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज हो रहा है। उस इजलास में 7 नुकाती एजेंडा है, वो क्या एजेंडा है, क्या अहम फैसले होंगे, उस हवाले से अपने नाज़रीन को बताएंगे। और एक तीसरी खबर यह है कि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के इजलास आज शाम को होंगे। ये इजलास धमाका खेज होंगे और हंगामा खेज होंगे, इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताएंगे। चलें ठीक है, इन सारी खबरों पर डिटेल से बात करें, लेकिन आज जिस खबर पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है कराची से जुड़ी है, कराची के अमन से जुड़ी है, कराची में टारगेट किलिंग से जुड़ी है। रेहान हाशमी से मैं अपनी खबर का आगाज करूंगी। रेहान, लगता ऐसा यह है कि टारगेट किलिंग की वजह से एक बार फिर वहां लोग खौफ और हिरास का शिकार हो गए और जो कानून शिकन अनासिर हैं वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट से ही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद आकर यहाँ पर नोटिस ले, और जो वज़ीर दाखिला सिंध है उनके पास डबल सवारी पर पाबंदी लगाने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। जी शादी, बिल्कुल वही कि हर दफ़ा जो हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में कि इसका तमाम के तमाम खमियाजा है वो शहरियों को भुगतना पड़ता है। जो टारगेट किलर है वो अपना काम करके बासानी फरार हो जाता है। जो कल का वाक़या था टारगेट किलिंग का, जो आज सुबह तक अब तक लोग मारे गए, इसमें 9 अफराद मारे गए, इसमें एक डॉक्टर भी शामिल है जिनके जो अपने क्लिनिक जा रहे थे कल सुबह और रास्ते में उनको नहीं पता कि क्यों मार दिया गया। लेकिन और इस तरह जो लोग मुख्तलिफ इलाकों में मारे जा रहे हैं, तकरीबन 9 की तादाद थी। और आपको बताऊं जनवरी में 120 अफराद मारे गए, जिसमें से जो 30 से ज़्यादा लोग हैं वो टारगेट किलिंग में है, इसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है और दीगर वाक़यात में। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कराची में जो ऑपरेशन था वो जो गुज़िश्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था उसके बाद शुरू हो गया था शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, वो ऑपरेशन गुज़िश्ता 3 माह से बंद था। उसके बाद जब टारगेट किलिंग में अचानक इजाफा होता है तो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले ऑपरेशन में तेजी ले आते हैं। अब आप देखें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो कल और परसों रात भर ऑपरेशन होता रहा, उसमें हमें बताया गया मीडिया को जी ऑपरेशन हो रहा है, मुहासरा कर लिया, ये ऑपरेशन एक महज एक ड्रामा लगता है या इससे कोई फायदा भी होता है? सही वो लोग आप इस ऑपरेशन में सामने लेके आते हैं जो वाकई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं? देखिए शायद लोग देखिए कल लख्ताबाद तकरीबन 5 घंटे बंद रहा है। शहरियों का कहना है जी टारगेट किलिंग कहीं और होती है, पुलिस किसी और को पकड़ती नहीं है, सिर्फ शहरियों को रात 3-3 बजे घरों से निकाला जाता है, उनकी तजलील की जाती है, उनको चेकिंग की जाती है, उनके अहले खाना के सामने उनके आंखों पट्टी बांध दी जाती है, लेकिन असल लोग पकड़े ही नहीं जाते। अब असल जो मसला है शहर में, देखिए मुत्तहदा कम्युनिटी के जो कायद उन्होंने भी कल कहा है कि पुलिस बुरी तरह नाकाम हो गई, शहरी अपनी मदद आपके तहत अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप रेहान। सलमान गनी साहब लगता है ऐसे, जी सलमान गनी साहब लगता है ऐसे कि जो कानून शिकन अनासिर हैं इनको कराची के अमन से लगता है चिढ़ हो गई है, ये चाहते ही नहीं है कि मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम। मरने वाले को ये नहीं पता कि हमें क्यों मारा जा रहा है और जो मारने वाला है उसको ये नहीं पता कि हम किसको मारें। शायद ये जो अभी रेहान बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल के हवाले से, तो वो किसी ने कहा है कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो उस शहर में कातिल नहीं मिलता। बात यह कि वहाँ की सूरत हाल कोई आज ख़राब नहीं हुई, एक तसलसल के साथ कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। मैं समझता हूँ कि कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए बार बार ऑपरेशन रेंजर्स को इख्तियार दिए जाते हैं, कहा जाता है कि जी वहाँ पर गैर कानूनी असले के खिलाफ ऑपरेशन होगा। आज तक वहाँ पर गैर कानूनी असले के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हुआ और इतनी बड़ी तादाद में असला है जो खुद हुकूमती रिपोर्ट्स हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट हैं। मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्लामाबाद की आंखें खोलने के लिए रिपोर्ट्स तो भिजवाती हैं, लेकिन ये निशानदेही नहीं करती कि वहां पर इसके पीछे हाथ कौन है। और खास तौर पे जो आपने बात की कि डॉक्टर, देखें एक अरसे से कराची में डॉक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है और कौन लोग इसके पीछे हैं, मकासद क्या है? कराची में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान पर उसके असरात होंगे। कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची रुसल बलाद है, कराची रोशनियों का शहर है। कराची को किसकी नजर खा गई है? आज तक इस हवाले से इस्लामाबाद ने जुम्मेदाराना रोल अदा नहीं किया। और मैं समझता हूँ आपने भी कहा कि आज कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज होगा।
मैं समझता हूं कि सिर्फ वहां पर पेट्रोलियम बम जो गिराया गया सिर्फ उसी पे बात नहीं होनी चाहिए, वहां पर कराची की नुमाइंदगी मौजूद है और खासतौर पर एमकेएम के लोग मौजूद हैं। वो बताए ना कि ये कौन लोग हैं, और कराची की जिम्मेदारी कराची के अवाम ने एमकेएम को दी है। तो कराची के मुंतखब लोगों को चाहिए कि वो इस्लामाबाद की आंखें खुलवाएं, वो खुद हुकूमत में शामिल हैं कि कौन लोग जिम्मेदार है बदमनी के, कत्लो गारत के, और आज तक कराची में अमन क्यों कायम नहीं हो सका, उस हाथ को भी बेनकाब किया जाना चाहिए। हमारी नाकामी है समी इब्राहिम साहब कि हम असल कुव्वतों तक, जो असल हाथ है, उन तक पहुंच ही नहीं सकते। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। और अभी मैं रेहान की बात सुन रहा था कि जो रेंजर्स का ऑपरेशन है वो 3 महीने से उन्होंने बंद किया था, और फिर जैसे ही ये वाकयात दोबारा शुरू हुए तो लोगों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए दोबारा उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया। और उससे क्या हो रहा है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन तक पहुंचने की बजाय आम लोगों को उससे सिर्फ लोगों के मुंह बंद करने के लिए। लेकिन इस हवाले से शाजिया कायद जो एमकेएम के, उनका बयान जो है वो गमाजी करता है कि सूरत हाल कितनी खराब हो गई है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो अपनी हिफाजत खुद करें, अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें। गनी साहब की ये बात सही है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है एमक्यूएम, और वो बड़े स्विफ्ट हैं, बड़े तेजी से रिएक्ट करते हैं हर मामले पर, और अल्ताफ हुसैन भी बयान देते हैं। और एमक्यूएम ऐसी उन जमातों में शामिल है, बल्कि मेरा ख्याल है वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिनका एक बड़ा अपना नेटवर्क है और बहुत जल्दी पॉलिटिकली वो एक्टिव हो जाते हैं और रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो मसलहत अंदेजी है, ये मसलहत आमेजी है पॉलिटिशियंस की, जब तक वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कराची के मामला ठीक। और सिर्फ देखें शाजिया, मेरी थोड़ी राय मुख्तलिफ है। कराची सबसे बड़ा शिकार है मफाहमत की सियासत का। जब आप जुर्म से मफाहमत करते हैं, आपके जो रेंजर्स के हेड है वहां पे, वो कह चुके हैं कि हर पार्टी का वहां पे मिलिटेंट विंग है। लेट्स कम से कम हम सच बोलने की ताकत से ही ना महरूम हो जाएं। हम इनका कुछ कर तो नहीं सकते, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इनके पीछे बड़े ताकतवर लोग हैं। 3 माफिया हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, छोटे छोटे माफिया और प्रॉप अप करके हैं। सफर कौन कर रहा है? अवाम सफर कर रही है। मफाहमत करते हैं, जुर्म से मफाहमत करते हैं। इंटरनेशनली जो इस अवाम के खिलाफ इंटरनेशनल इदारे जुर्म करते हैं उनके साथ जाके मफाहमत कर लेते हैं। लेट्स खुदा का खौफ करें। 68% इकॉनमी है पाकिस्तान की कंसंट्रेटेड। ठीक कह रहे हैं, मिनी पाकिस्तान है वहां पे, हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी पे आपने जराइम पेशा लोगों को बिठा रखा है ना। वहां इलेक्शन फेयर होते हैं, कौन कह, देखें मैं नहीं किसी एक को कह रहा, मगर ये जो हुकूमत है ये हर जगह पे ये सबको शामिल कर लिया इन्होंने। वहां पे एएनपी गवर्नमेंट में है, एमक्यूएम गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, अपोजिशन है ही कोई नहीं। बड़ी अपोजिशन पंजाब में यहां बैठी हुई है। सब खाओ मौज करो और टीवी पे आ जाओ मजलूम बन के सारे। और कौन सफर कर रहा है? कराची का मजदूर सफर कर रहा है, कराची का हर आदमी सफर कर रहा है। ये मफाहमत नहीं है, ये जुर्म है जो इस मुल्क के अवाम के खिलाफ ये कर रहे हैं। जी रेहान, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समी साहब की बात बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ फैक्टर हैं जो कराची में जो अभी तक रिपोर्ट्स होते रहते हैं। माफिया है जो मुख्तलिफ शक्ल में कराची का अमन तबाह करना चाहती है ताकि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन हो। सबसे बड़ा जो मसला है, कराची में जो पुलिस है वो पॉलिटिसाइज हो गई है। आप देखें, कराची में हमने पहले भी आपको आगाह किया था, गुज़िश्ता इस माह जो कराची में तकरीबन 55 से जायद एसएचओ ऐसे हैं जो लगाए गए मुख्तलिफ इलाकों में, और जो दीगर सियासी जब असर रसूल रखते हैं अफसरान, उनको तैनात किया गया। आप बताएं, जिस गवर्नमेंट में पुलिस पॉलिटिसाइज हो जाए उसमें इलाके में जराइम किस तरह कम होंगे? जिम्मेदारी तो डाल दी जाती है जी, एसएचओ ने जिम्मेदार उसको हटा दी जाए, लेकिन क्या होता है, एक हफ्ते के लिए उसको हटाया जाता है, एक हफ्ते बाद दोबारा लगा दिया जाता है। एक सवाल मैं रेहान से करना चाह रहा हूं। रेहान, ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मामलात का जायजा लेकर कुछ सिफारिशात दी थी हुकूमत को, उन सिफारिशात पे आज तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? देखिए, सलमान गनी साहब सिफारिशात ये की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने कहा था जी सीसीपीओ कराची जो उस वक्त थे सऊद मिर्जा और आईजी सिंध की, उन्होंने कहा था जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमन अमान कायम करने में इनका बड़ा किरदार है। चंद दिनों बाद दोनों को उनके ओहदे से हटा दिया गया। वो क्या वजूहात हैं वो कोई नहीं बता सका। सीसीपीओ को इसलिए हटाया गया सऊद मिर्जा को कि जी वो एसएचओ बार बार बदल रहे थे, वो वजीर दाखिला सिंध उनकी बात नहीं मान रहे थे, वजीर दाखिला सिंध इसलिए हटा दिया गया। और दीगर जो कुव्वतें थी उनको कहा था जी मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो मौजूद हैं उसमें मिलिटेंट विंग को खत्म किया जाए। वो खत्म तो किए जा रहे हैं, बहुत से लोगों ने खत्म भी कर दिए, लेकिन जो पुलिस का किरदार है किया जाता है, ये बताएं डॉक्टर्स को क्यों टारगेट किया जाता है? देखें सलमान गनी से इसमें 2 फैक्टर हैं। एक फिक्र वो जो मुख्तलिफ एक दूसरे को मुख्तलिफ जमातों ताल्लुक दूसरे को मार रहे हैं, दूसरा टारगेट किलिंग है, वो सियासी टारगेट किलिंग है। कराची में मुख्तलिफ किस्म की टारगेटेड होते हैं, एक होता है सियासी और दूसरा होता है फिक्र वारानिया, जो उसमें होता है कि कोई डॉक्टर, उसमें मुख्तलिफ लोग मारे। अब जो कल डॉक्टर मारे उनके बारे में बताऊं, डॉक्टर अशफाक कैप्टन रिटायर्ड थे, वो अपने क्लिनिक जा रहे थे, हमने उनके मरीजों से पूछा, उन्होंने कहा जी
हम तो इस इंतजार में थे कि इसमें कई मरीज उनके इंतजार में बैठे थे कि वो आएंगे हमारा इलाज करेंगे, लेकिन वो अब हमारा इलाज कौन करेगा। इस तरह बहुत डॉक्टर जाफर थे, वो अपने घर के बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि एक ऑर्डर किया था कोर्ट ने कि एक कमेटी बनाई थी और कोर्ट ने कहा था कि वो सुपरवाइज करेंगे तमाम जो मामलात हैं टारगेट किलिंग के हवाले से। सूबाई हुकूमत को पाबंद बनाया था कि वो कोर्ट को रिपोर्ट देगी। क्या वो कमेटी अब काम कर रही है या वो भी वक्त की नजर हो गई? नहीं, वो बिल्कुल काम कर रही है। चीफ जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट है मुशीर आलम साहब, उन्होंने 3 दिन पहले उसका इजलास भी किया था। आईजी सिंध डीजी एनएस को बुलाया था। वही शमी साहब हर दफा होता है, पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है, जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। मीडिया का बड़ा रोल है, मैं आपको बताऊं, मीडिया को बुलाया जाता है, सच ऑपरेशन हो रहे हैं जी इधर आ जाए, मीडिया पहुंच जाता है, दिखाता है जी हो गया, उसके बाद क्या खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब आप देखें 2 दिन से जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा शख्स पकड़ा नहीं गया है जो टारगेट किलिंग में मुलव्विस है और आम लोगों को बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम लोगों को ही तंग किया जाता है इस तरह के सर्च ऑपरेशन में। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कल जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसकी वजूहात और इसके असरात का जायजा लेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद। कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम को एक बार फिर से परेशान कर दिया है। पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। आज कौमी असम्बली का इजलास भी है, सेनेट का इजलास भी। अपोजिशन जमातें कहती हैं कि आज हम भरपूर एहतजाज का उन्होंने आज फैसला किया है। कामरान से बात करती हूँ। कामरान, कौमी असम्बली का इजलास भी है, सेनेट का इजलास भी है, आप बता रहे थे काफी हंगामा खेज इजलास होने के इम्कान है। क्या यही वजह है कि अपोजिशन हंगामा करेगी जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है, जो दिन ब दिन रोज बरोज महंगाई होती जा रही है, इसी हवाले से बात होगी आज? जी शाजिया, बिल्कुल। ये कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का इजलास पैरेलल चलेगा आज शाम 4 बजे और तवक्का यही की जा रही है, अपोजिशन की यही है कि ये जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमतों में, उस बारे अपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी। और मैं बताता चलूं कि इससे पहले भी ये हुआ था कि आज से जब 4 माह कबल इसी तरह की कीमतों में इजाफा किया गया था तो अपोजिशन ने एहतजाज किया था और हुकूमत को वो कीमतें वापस लेना पड़ी थी। तो अगर हो सकता है कि ऐसे ही मुतालबा जो है वो आज भी दोनों ऐवानों में देखने को मिले, क्योंकि ये यकीनी तौर पर ये ऐसा इजाफा है जिससे हुकूमती जो महंगाई है जो आवाम के लिए, उसका ग्राफ एकदम जो है वो शूट करेगा और ऊपर जाएगा। कामरान, इस बार कोई इम्कान नजर आ रहे हैं कि अपोजिशन का एहतजाज इस कदर मजबूत और अहमियत का हामिल होगा कि हुकूमत मजबूरन इन कीमतों को वापस ले ले? देखिए, ये तो अभी गुज़िश्ता रात नोटिफिकेशन आया है, अब देखना यही है कि ये कितना भरपूर होता है। उसकी वजह यह है कि अभी 20वीं आईनी तरमीम को भी आज के लिए शेड्यूल किया गया था कि इसको भी आज अप्रूव किया जाएगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जो कि कौमी असम्बली की थी उसने 20वीं तरमीम का जो मसवदा है उसको मंजूर कर लिया है। अब इसके ऊपर सिर्फ वोटिंग होगी और कौमी असम्बली और सेनेट में इसको पास कराया जाएगा। लेकिन चूंकि अपोजिशन ने एक मौक़िफ़ अपनाया है, उनका यह कहना है कि जी फिलहाल हम इस पर 20वीं आईनी तरमीमी बिल पर हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, इसलिए एक दोहरा दबाव होगा वफाकी हुकूमत के ऊपर कि एक तो पेट्रोलियम पर एहतजाज आ रहा है और दूसरा जो 20वीं आईनी तरमीम पर उन्हें अपोजिशन की हिमायत नहीं मिल रही, ये उनके लिए एक इस वक्त सेटबैक है। लेकिन हमारी मालूमात ये हैं, ज़राए का कहना है कि चूंकि इसमें नून लीग के जो 23 अरकान पार्लियामेंट हैं जिनकी तौसीक होनी है 20वीं तरमीम के जरिए इलेक्शन की, उनमें नून लीग के भी तकरीबन उतने ही अरकान हैं जितने के हुकूमत के हैं, इसलिए इस पर यकीनी तौर पर कोई ना कोई सेटलमेंट जो है वो हो जाएगी और 20वीं आईनी तरमीम का मसवदा 6 फरवरी से पहले अप्रूव करवा लिया जाएगा। देखिए शाज़िया, इसमें ये बात जहां तक आप 20वीं आईनी तरमीम की कह रहे हैं, इस पे तो मुफाहमत होनी है क्योंकि सबके इंटरेस्ट है। लेकिन जो आप बात कर रही थी कि क्या अपोजिशन का जो एहतजाज है वो कारगर होगा, कोई एहतजाज कारगर नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई थी तो पेट्रोल की कीमत 62 रुपए थी, आज ये 100 रुपए पे पहुंच गई है। और ये रात नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके असरात तो 3 दिन पहले से जो शुरू हो गए, क्योंकि ये फिगर्स तो पहले आ चुके थे और रात से ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किरायों में इजाफा कर दिया है और इसके असरात तो अवाम में बर्दाश्त करने हैं और ये कोई वापस नहीं होगा। मैं आपको ये बात बताऊं, जमहूरियत में ऐसे तो फिर होता ही है कि एहतजाज भी होते हैं, इजाफे भी होते हैं, यही तो जमहूरियत है। नहीं देखें, जमहूरियत का हुस्न है माहौल का हिसाब के। आप बार बार मुझे पॉइंट करती हो, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मुझसे ये बात करती हैं। जब जमहूरियत क्लास रूल बन जाए,
जब जो है वो रूलिंग क्लास जो जिसे 1000 रुपए का भी लीटर पेट्रोल महंगा नहीं लगता, वो शोल्डर नहीं करती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कौम से वोट लेके जाने वाले टैक्स नहीं लगाते, अमीर आदमी को टैक्स नहीं लगाते, वो क्या करें? देखिए वो क्या करते हैं, वो कर क्या रहे हैं। हम उनमें से नहीं है, फिर गोया अवाम उनमें से नहीं है, क्योंकि जितना मैशत का बोझ है, और ये आज यहां नहीं पूरे ग्लोब पे लड़ाई हो रही है कि उसका बोझ गरीब आदमी की जेब पे डाल दो। ठीक है, अभी तक मैं अब ये आपको बहुत पुरानी फिगर दे रहा हूं क्योंकि नई दोबारा स्टेट बैंक ने अपडेट नहीं की कि पिछले 3 सालों में जो इन्होंने गरीब आदमी पे टैक्स लगाया मुख्तलिफ मदों में, वो 23% था, अमीर आदमी पे टैक्स लगाया 0.6% था। इशू ये है कि ये प्रियोरिटी नहीं है, प्रियोरिटी नहीं। मैं दोबारा कहता हूं कि ये मैं 1 साल पुरानी फिगर दे रहा हूं आपको कि जो गरीब आदमी पे टैक्स बढ़ा वो 23% था, स्टेट बैंक की फिगर है, और ये जो अमीर आदमी पे टैक्स लगा वो 0.6%, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर। इसके बदले में फिलडेट की जो रिपोर्ट आई थी, आपने देखा कि इनके असासे कहां पहुंचे हैं, पिछली असेंबली से लेकर अब तक उनके असासे बढ़ रहे हैं। और अब मसला और इशू क्या है? इशू ये है कि अवाम एक चरागाह है, पीपल्स पार्टी ठीक है अवाम से वोट लेके आती है और वो ये समझ रही है कि आप बिलावल साहब आएंगे तो फिर लोग आ जाएंगे और एक अरबों का लाखों का जुलूस सामने आ जाएगा। नहीं, उन्होंने अपना क्लास कैरेक्टर बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। आखिरी बात में ये कहता हूं, किसकी क्या सवाल? मैं इस पे अगर मुझे इजाजत दे मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो मौजूदा इजाफा है ना तेल की कीमतों में, ये तो सरीहन ज्यादती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक कर दिया गया है और इसलिए ये इस पे मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूंगी। एक ब्रेकिंग न्यूज है, खबर ये है कि लोअर डील में एक बस खाई में जा गिरी है, 8 मुसाफिर इसमें जाँ बहक हो गए हैं और 13 मुसाफिर जख्मी हैं। क्या वजूहात है इस हादसे की, इस बारे में नहीं पता चल सका है। आया कि तेज रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया है या कुछ और इसके पीछे वजूहात हैं, इस बारे में भी नहीं पता। फिलहाल जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि लोअर डील में एक बस खाई में जा गिरी है और इस हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं और 13 इस वाकये में जख्मी हो गए। इस हवाले से जैसी मजीद अपडेट्स आएंगी हम आपसे शेयर करेंगे। ये मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, ये गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरनेशनल प्राइसेस से हमने इसको लिंक कर दिया है। माजी में जब भी प्राइसेस, लेकिन ओगरा ने बोला था कि आप कीमतों में जो इजाफे का नोटिफिकेशन है इसको वापस लें, इजाफा ना करें। हुकूमत नहीं मानी। 4 दिन पहले से ऐलान हो चुका है। देखिए बात ये 4 दिन पहले से ऐलान हो चुका है। भाई साहब जो बात कर रहे हैं कि वो खलके शहर ने अपने गमों की दहाई दी और अमीरे शहर को ये साजिश दिखाई दी, कोई सवाल से जवाब दे नहीं, ना हुकूमत को इसका कोई। ये भी जो जोश है हमारे साथियों का ये सही है क्योंकि आवाम के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन जो असल मसला है मैं उसकी जानिब आना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट ने इसको लिंक किया इंटरनेशनल प्राइसेस से, तो जब भी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई पाकिस्तान के अवाम को उसका फायदा नहीं दिया गया। अभी भी जो स्टैटिक्स हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक पिछले साल इन्होंने 9 अरब रुपया लिया सेल्स टैक्स और लीवी की मद में, जो कि ज्यादा था। और अब ओगरा ने इनसे कहा, जैसे आपने बताया कि फरवरी में कीमतें मत बढ़ाएं। अच्छा, अगर ये कीमतें उसमें मत बढ़ाते ना तो पूरे फरवरी में इनको सिर्फ 3 अरब रुपए का अखराजात जो थे इनको बर्दाश्त करने पड़ने थे, लेकिन ये ऑलरेडी 9 अरब रुपए ले चुके हैं ज्यादा। तो ये जो इजाफा किया है ना, ये सरीहन एक इसमें एक बात एक बात तो है ना, अगर ये जमहूरी इजाफा है, ये इजाफा तो अगर इजाजत दें आप मुझे तो अगर अपोजिशन एक टफ स्टैंड ले और जिस तरह माजी में हुआ, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने ये जो इजाफा किया है ये वो उसको अगर वापस ले भी ले तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो इस्लामाबाद में खामोशी तारी है, पिछले साल ये जो इस्लामाबाद में खामोशी तारी है उसकी मदद हो जाएगा सब कुछ। बल्कि रेहान से ये पूछ लें कि सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मैं पूछती हूँ, कामरान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कामरान। शाजिया, पेट्रोलियम के हवाले से 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस थे जस्टिस राणा भगवान दास, उन्होंने एक अर्क रेजी के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की थी और वो रिपोर्ट जो थी आई ओपनर थी कंज्यूमर्स के लिए, आवाम के लिए, जिसमें यह कहा गया था कि जनाब इस इतने अरसे से लेके इतने अरसे तक अरबों रुपए जो थे वो ओवर चार्जिंग की गई है, यानी कंज्यूमर के जेब से, आपकी और मेरी जेब से पेट्रोलियम की मद में अरबों रुपए जो हैं वो ओवर चार्जिंग की गई है, जो किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं थे। वो किताब ही है और हमारे लॉकर्स में मौजूद है। अब दूसरी एक बात यह थी कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ही एक दफा एक पेट्रोलियम की कीमतों के खिलाफ जब पिटीशन आई थी उसमें रिलीफ दिया था, जिसमें जो कार्बन टैक्स था नया लगाया गया था वो खत्म कर दिया था और उस पर एकदम से 10 रुपए कीमत जो है वो कम कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हुआ यह कि जब अवाम ये समझ रही थी कि अब 10 रुपए कम कीमत पे मिलेगा पेट्रोल, रातों रात एक नोटिफिकेशन
जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा जी अच्छा कार्बन टैक्स खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते हैं, अब हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिसे कहते हैं PDL, वो उन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए। बिल्कुल, दिया। कहीं ना कहीं अवाम को इन्होंने मुश्किलात में डालने का प्लान बना के रखा ही होता है। लेवी का मैंने जिक्र किया कि जुलाई से दिसंबर में इन्होंने 9 अरब रुपए वसूल किए, और अगर फरवरी में ये भी कीमतें वही रखते हैं जो मौजूदा थी तो उसमें इनको सिर्फ 3 अरब रुपए जो है ना वो ज्यादा देना पड़ेगा। एक इजाफा और एक बात लगती है, मानेंगे कि PDL ये जो पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स आयद करना है, मतलब आवाम के ऊपर आप डायरेक्ट टैक्स तो लगा नहीं सकते, एक ये सबसे आसान तरीका है कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दें, ये इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बेहतरीन किस्म है, इसीलिए अच्छा, एक इजाफा मैं करना चाहता हूँ। बात ये जब आलमी मार्केट से लिंक करते हैं, बात ये कि इस पेट्रोलियम की कीमत में खुद हुकूमती टैक्स भी मौजूद है। अगर ये वाकईतन अवामी और जमहूरी हुकूमत है, काजी साहब इसलिए तो बोल रहे हैं कि बात ये कि अगर हुकूमत अवामी है तो अवाम के लिए कुछ ना कुछ तो रिलीफ दे। लोग मसाइल की आग में जल रहे हैं, ये पेट्रोलियम की कीमत बढ़ा रहा है और कोई जवाब दे नहीं है। आपको रिलीफ मिल जाए जो इनका 1 साल बाकी बच गया। रेहान, MQM ने पिछली बार जब इजाफा किया था पेट्रोलियम मसनूआत में तो वो एहतजाजन अलहदा हो गए थे, उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। इस बार कोई ऐसा स्टैंड लेने जा रही है MQM? जी नहीं, MQM तो आज कौमी असेंबली में कुछ जो 20वीं तरमीम के तहत जो जैसे सिंध में आप जैसे देखा था शहरियार में जो मेहर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया सिंध असेंबली में 20वीं तरमीम के तहत, उस मामले को आज उठाएगी असेंबली में। लेकिन MQM ने पिछली दफा जो स्टैंड लिया था जिसकी वजह से हुकूमत को प्राइस में कमी करना पड़ी थी, आज भी हमारी जो रात में बात कुछ लोगों से उनका कहना है जी कौमी असेंबली में जरूर बात की जाएगी इस मामले में, क्योंकि तमाम के तमाम जो बोझ है क्योंकि एकदम 5 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, उसके हवाले से उनकी रात गए बातचीत भी हुई थी मुख्तलिफ लोगों से हमारी। उनका ये कहना था कि आज कौमी असेंबली में दीगर जो जमातें उनसे मिलकर इस पे जरूर भरपूर बातचीत की जाएगी। अल्लाह करे कोई ऐसा फैसला हो कि इजाफा जो लिया गया उसको वापस लिया जाए। कुछ और खबरें भी प्रोग्राम में वक्त कम रह गया। सलमान गनी साहब, आपने खबर दी थी पंजाब असेंबली में तो पिछले काफी दिनों से हंगामा राई का सिलसिला जारी है और राजा रियाज कहते हैं कि जब तक राना सनाउल्लाह माफी नहीं मांगेंगे ऐवान की कार्रवाई नहीं चल सकती। देखिए शाजिया, ये जो पंजाब का ऐवान है 10 करोड़ अवाम का तर्जुमान है और पहली दफा देखने में ये आ रहा है कि जिस शख्स की जिम्मेदारी है ऐवान को चलाने की, वही ऐवान की जो इस सारे अमल पर असरअंदाज हो रहा है। और जो तरीक़ेकार अपनाया गया है कि जी मुंतखब अरकान को, जो लोगों के मुंतखब करदा लोग हैं, उन्हें बेशरम और बेगैरत तक करार दिया गया। और ये किसने करार दिया है? पंजाब के वज़ीर कानून ने। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब हुकूमत खुसूसन वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर उनके इस तर्ज अमल का नोटिस लें और 2 रोज के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया है, इसलिए कि नाकस कहने का कौन नोटिस? देखिए बात ये एक सियासी अमल का हिस्सा है। जब वो खुद वज़ीर आला शहबाज शरीफ का आज का बयान देख लें कि वो सदर जरदारी के बारे में क्या रिमार्क्स देते हैं, ये 2 तरफा अमल है, ये एक तरफा नहीं है। और बात यह कि अगर पंजाब के मुंतखब अवाम में किसी शख्स को बात कहने की आज़ादी नहीं तो फिर यहाँ पर सियासत और जमहूरियत नहीं चल सकती। और जो कुछ पंजाब के वज़ीर कानून कर रहे हैं उस हवाले से जवाबदेह पंजाब के वज़ीर आला है। और पंजाब के वज़ीर आला ऐवान में क्यों नहीं आ रहे? अगर वो जमहूरी वज़ीर आला तो उन्हें ऐवान के अंदर आकर नाकस अद्वियात के अमल, जो पंजाब में होने वाली हलाकतें और ये सारी सूरत हाल पर अद्वियात की आप बात कर रहे हैं। समी साहब, रिपोर्ट आई है कि जो बरतानिया में भेजी गई थी उनमें एक दवाई है आइसोटैब, इसमें मलेरिया की दवा और एक कंपाउंड था उसको 14% ज्यादा जो था उसमें शामिल किया गया। इसको गलती कह सकते हैं, गफलत कह सकते हैं, या जानबूझकर आप इस तरह का अमल कर रहे हैं? देखिए ये तो मैं इस इशू पर बात करता हूं, लेकिन पहले एक सिर्फ कमेंट करूंगा जो अब्यूजिव लैंग्वेज है असेंबली में इस्तेमाल की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा वो एक सिर्फ अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं थी, उन्होंने एक जो बहुत बड़ा कॉल था हजरत उमर फारूक से मंसूब था जिसमें उन्होंने कहा था कि दरिया फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, यानी इस्लामी फलाही रियासत का तस्वुर था। और राना साहब ये कह रहे हैं कि कुत्ते को भी देखना चाहिए कि वो भी भौंके ना और ये करे वो करे। तो इसमें जो है ना लोगों के कुछ, मैं समझता हूं कि जो मजहबी जज्बात भी इससे उनको भी मजरूम है। तो ये इस तरह की जो बात है ये इंतहाई नामुनासिब है, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए। अब जहां तक दवाओं का मसला है ना, मैं समझता हूं कि अभी तक एक कंफ्यूजन है। एक लंदन से रिपोर्ट आई है जिसमें एक दवा के बारे में बात कही गई है। जब तक पूरी एक टेक्निकल लोगों की इस पे ना बैठ जाए कमेटी और वो ये ना देखे कि जिन मरीजों को ये जो प्रिस्क्राइब किया गया क्या वो सही था, और उसके बाद जैसे ये रिपोर्ट्स हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि अभी तक तो ये डिटरमिन ही नहीं कर सके कि वो दवा कौन सी थी। 5 जो अद्वियात हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये मसला सियासी नहीं है। कराची ने रिपोर्ट भेजी थी, कराची की रिपोर्ट भी आ गई जी इस जी, कराची ने रिपोर्ट भेजी थी। जी 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 हाँ,
लेकिन वो जो कराची की रिपोर्ट जो लाहौर की देखिए रिपोर्ट, शाजिया, उसमें मैं काफी आपको ज्यादा बताता हूँ, conflict था, ये जो ये मैच रिपोर्ट्स नहीं आ करती रही हैं, थी। बात ये है कि रिपोर्ट्स तो मौजूद हैं। नहीं, मैच और नहीं ये करे, दवाइयों उसमें का था ये कि जो जो नाकस दवाइयों का अमल, ये आज से शुरू नहीं हुआ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये मामला सिर्फ पीएसी का नहीं है। जी। वो तो आपने सुना है ना कि एक आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं चल रहा था ये खोपड़ी कितनी पुरानी है, तो पुलिस वाले ने 5 मिनट में आके कह दिया था कि ये 5000 साल पुरानी है। उनका क्यों भाई, कहना जी बक पे है। ये जब पुलिस कोई वाले बात लगा दिए निकालनी उन्होंने इस हो, काम पे। इन्होंने बंदे को पकड़ना हो, लेकिन बात क्या है, खुरा कहां जाके निकलता है, सही। खुरा बहुत ऊपर जाके निकलता है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता, हमारी खबरें बीच हमारी में रह खबरें, जाएंगी। समीर साहब आपने खबर दी थी कि इंडिया ने फ्रांस से 20 अरब डॉलर में फाइटर जेट तैयारे खरीदे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कोई इस तरह खतरात या इस तरह कुछ? देखिए, यही कंसर्न है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के, जो बार बार पाकिस्तान, अमेरिका और अक़वाम आलम को बता रहा है कि इंडिया गुर्बत देखें, वहां पर इक़्तिसादी हालात देखें, लेकिन अब 20 अरब डॉलर की एक डील है जिसमें वो अपनी एयरफोर्स में 126 जो फ्रेंच कम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं वो डालेंगे, जिसके बाद अभी जो एयरफोर्स है अमेरिका इसकी इंडिया की, वो दुनिया की जो 4 बड़ी एयरफोर्सेज हैं उनमें से एक है। इससे पाकिस्तान के लिए जो बहुत ज़्यादा इससे कंसर्न है, यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार ये कहता है दुनिया से कि वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखे, हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ से गाफिल नहीं हो सकते। और यही इंडिया फिर अफगानिस्तान में जब इन्फ्लुएंस लेके आता है तो वो एक सारा जो मामला है वो उससे चलता है। और अभी जो इंडिया ने जो एग्रीमेंट किया, इसमें वो न सिर्फ 126 प्लेन ले रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं। और ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने तो सिर्फ F-16 ले लिए, थोड़े से कोई टेक्नोलॉजी नहीं ली, और उनको उन पर भी जो कंट्रोल है वो अमेरिकन का ही है। जहां पर वो बेस्ड है वहां पर अमेरिकन टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं और उस पर उन्होंने निगाह रखी हुई है। तो असले की ये जो दौड़ है यहां पर एशिया में, इसके जो खित्ते में असरात ठीक नहीं होंगे, और इस हवाले से अक़वाम आलम को अपना जरूर जो रोल है वो अदा करना चाहिए। मैं अपनी खबर को इन्हीं की बात से जोड़ता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सादे पानी के गिलास की बात की थी। बैतुल्लाह महसूद और उसामा बिन लादेन से ज्यादा खतरनाक है वो गंदा पानी जो 2.5 लाख बच्चे मार देता है एक साल में। और उस दहशतगर्दी को छपाने के लिए फिर हमें बैतुल्लाह मसूद भी चाहिए, फिर हमें तालिबान भी चाहिए। अब मैं आपको फिगर देता हूं, और ये यूएसएड के फिगर हैं, मैंने जाती तौर पे मैन्युफैक्चर नहीं किए। गौर फरमाइएगा कि 62% जो लोग हैं शहरों में उनको साफ पानी मिलने को नहीं मिलता। 84% जो लोग हैं देहातों में वो गंदा पानी पीते हैं, और उससे बीमारियां कौन सी जनरल रही, हेपेटाइटिस है, मलेरिया, इसमें उसमें टाइफाइड है, और इसमें 2.5 लाख बच्चों की अमवात हो रही हैं। और यूनिसेफ ये कहता है कि आपकी जो 20 से 40% बेड्स हैं अस्पतालों में, वो इसकी वजह से ऑक्यूपाइड होते हैं, जो बीमारियां इस गंदे पानी से होती हैं। अब आप खुद सोचें, ये अगर हमें साफ पानी का एक गिलास नहीं दे सकते, वो कैसे तो और हमें क्या देंगे? उसकी क्या वजह है? 70 अरब डॉलर का आपने यहाँ पे, ये जो अभी सभी साहब ने बात की कि जो वो इंडिया के अवाम 80% इंडिया के अवाम 50 सेंट्स अ डे से लेस, गोया अगर उनकी करेंसी में ट्रांसलेट करूं तो 25 रुपए पे डेली पे रह रहे हैं। लेकिन क्या है, इस बर्बादी को जारी कर रखने के लिए हमें तालिबान भी चाहिए, हमें दहशतगर्दी भी चाहिए। और मैं इसके साथ अपनी खबर जोड़ दूं ताकि बाद मुझे वक्त नहीं मिलेगा। वो जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि वो इसी से जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के राब्ते हैं। तो मेरे पास भी एक नेटो की खबर है जो 1 नवंबर 1 को 2009 में जो इंसदाद मनशियात का वजीर है अफगानिस्तान का, उसने इल्जाम लगाया कि जिन 2 सूबों में नेटो की हुक्मरानी या डोमिनेशन है, वहां पे सबसे ज्यादा जो स्टॉक पाइल्स हैं इसके, और वो टैक्स लगाते हैं इसमें। ये छपी हुई है। मैं उन इल्जामात की बात नहीं करता जो रशिया ने लगाए थे नेटो पे। तो इन रिपोर्टों को हम क्या करें जो अब नेटो ने रिपोर्ट बना के भेज दी है, और इसका क्या अभी आज तक कोई जवाब दिया? ये सामने पड़ा और नेट पे हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। और फिर इससे पहले क्या सीआईए ने उस हेरोइन के पैसे से यहां पे जहाद नहीं किया था, नहीं करवाया था, या कंट्रा स्कैंडल क्या था? तो मसला यह है कि इसका एक मकसद है, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को वो दबाव में लाना चाहते हैं। नेटो कंटेनर जो है वो खुलवाना चाह रहे हैं। ये एक टैक्टिक्स है, और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये जो काजी साहब ने बात की ना, थोड़ा सा इसको सप्लीमेंट करूंगा। आज भी जो अमेरिकन रिपोर्ट्स आई हैं, वहां पर उनकी जो एक सेनेट की हेयरिंग हो रही थी, उसमें भी जो इंटेलिजेंस चीफ हैं डेविड पेट्रेस और दूसरे जनरल क्लिपर, उन्होंने भी यही पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए हैं कि सेफ सेंचुरीज हैं, तालिबान से राब्ता है, ISA ये कर रही है। तो बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि अमेरिका नेटो सप्लाईज खुलवाना चाहता है और अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में एक ऐसा हल चाहता है जिसमें पश्तून जो है उनको दबा के जो नॉर्दर्न अलायंस है उनको डोमिनेंस दी है। इस्लामाबाद में आज एक बहुत ही अहम हेयरिंग होने वाली है वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की। कामरान, आज इस हेयरिंग के बारे में बताएं, और इसके अलावा जो आज के इजलास उनके बारे में बताएं। जी शाजिया, ये वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज फिर हो रही है।
वज़ीर आज़म तो पेश नहीं होंगे, उनके वकील एतजाज़ एहसन पेश होंगे और अपने क्लाइंट का दिफा करेंगे। असल में हुआ यह है, वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसमें यह कहा गया था कि वज़ीर आज़म यानी हुकूमत ख़त लिखेगी स्विस हुकाम को, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक पहले से लिखा हुआ खत वापस लिया जाएगा और जिसका नतीजा यह निकलेगा कि सदर जरदारी के खिलाफ मुकदमात खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म का यह कहना है, अदालत में उनका यही मौक़िफ़ है कि चूंकि सदर जरदारी को दुनिया भर में इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उन्होंने ये खत नहीं लिखा। जो उनके वकील हैं वज़ीर आज़म के एतजाज़ एहसन, आज हमारी कल भी उनसे ये बात हुई थी और उनका यह कहना था कि वो इस बात को साबित करेंगे कि चूंकि सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए वज़ीर आज़म का यह अमल, खत ना लिखने का जो अमल है, ये तौहीन अदालत के ज़िम्रे में नहीं आता, इसलिए वज़ीर आज़म के ऊपर तौहीन जो है वो अदालत नहीं बनती। लेकिन 2 दिन पहले वो ये भी कह चुके हैं कि खत लिखा भी जा सकता है। जी, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है। उन्होंने कहा जी अदालती फैसले पे लिखा भी जा सकता है, लेकिन इस्तिस्ना है इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें बुनियादी चीज 2 है। उसमें ये कहते हैं कि अदालत ये कहती है कि आप आर्टिकल 248 जो कि इस्तिस्ना से मुतालिक है, उस बारे हमसे राय लें, हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। लेकिन एतजाज़ एहसन का यह कहना है कि नहीं, ये आर्टिकल क्लियर है, हम ये आपको बताएंगे कि इस्तिस्ना हमें हासिल है, आपकी तशरीह की जरूरत नहीं। अच्छा कामरान, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में कवरेज कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया बेनजीर भुट्टो मर्डर केस में कि एक लार्जर बेंच की जानिब उन्होंने भेजा है इस एप्लीकेशन जो उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर ने दी है। इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी और ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है? देखिए, अगर ये कहा जाए कि अब बेनज़ीर मर्डर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट उस पर तहकीकात करवाएगा, तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल ऑफिसर असलम चौधरी जो थे वो सिर्फ ये दरख्वास्त लेकर आए थे कि बेनज़ीर कत्ल केस की दोबारा FIR इंदराज का हुक्म दिया जाए और उसमें इन लोगों को नॉमिनेट किया जाए, जिसमें रहमान मलिक का नाम था, बाबर अवान का था, परवेज इलाही वगैरह। उनका ये कहना था कि जी ये पहली जो FIR थी ये हुकूमत ने दर्ज करवाई है, इसलिए उन्हें इस पर। अब ये बड़ी अहम बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे बढ़कर फैसला किया। उन्होंने कहा चूंकि सदर जरदारी भी हमसे ये पूछते रहे हैं, उन्होंने उस तक नोडेरो में जो तकरीर की थी उसका हवाला दिया कि सदर जरदारी हमसे ये पूछते रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब बेनज़ीर मर्डर केस का क्या बना, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम, अगर हुकूमत चाहती है तो हम इस पर कमीशन भी बना सकते हैं। हम इस केस की जो लार्जर बेंच है, दरख्वास्त से मुतालिक सेकंड FIR की जो दरख्वास्त है, लार्जर बेंच को, तो इसका मतलब है अब हम ये समझे अपना कामरान के ये जो सारे लोग थे जो अब तक तहकीकात में शामिल नहीं हुए थे, जिनमें रहमान मलिक हैं, बाबर अवान है, परवेज इलाही है, अब ये सब बुनियादी तौर पर कोर्ट के सामने आएंगे और उनसे पूछगिछ होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी तो ये इब्तदाई नोटिस गए हैं जिसमें कि ये जाहिर फरीक बना लिया गया है और अब ये आके बताएंगे कि हाँ जी इनका नाम होना चाहिए नहीं। कामरान, इसमें बात ये कि अगर बेनज़ीर, ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल सियासी अलमिया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बेनज़ीर भुट्टो के जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत है। क्या ये अलमिया नहीं है कि आज वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया गया है? आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तमाम हुकूमती इदारे इनके मुतहत है और मुझे लगता यह है कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल जरूर बेनकाब होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद ये बेनकाब होंगे। चलिए ठीक है, अब प्रोग्राम का वक्त गनी साहब कातिल बेनकाब होते हैं या नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा जो थी वो वजीर आजम थी, उस वक्त उनके भाई का कराची में मर्डर हुआ था। कामरान ये बात है कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से एक बात सामने है कि जो शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, तो बता दें भाई कहाँ ठिकाना है, किसको नहीं पता। खुद देखिए आज पीपल्स पार्टी मुशर्रफ साहब को कह रही है जिसे कारपेट पे आपने भिजवाया में तो वही हो सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को किसने टारगेट किया था? सिर्फ इसलिए कि बेनज़ीर भुट्टो ने आके बात की थी और फौजी डिक्टेटरशिप को चैलेंज किया था। चलिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।